जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे योजना के इनिशिएटिव में। तो योजना का इनिशिएटिव हमने जनवरी में शुरू किया था, जहां पे हम फॉर एग्जांपल जैसे अभी अब जून का महीना चल रहा है तो जून के महीने में हम मई के मंथ की योजना का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों बीच में हमने थोड़ा योजना एनालिसिस में ब्रेक डाला था बिकॉज आप सबके प्रीलिम्स भी तब काफ़ी नज़दीक थे, क्योंकि अब दोस्तों मेंस पास में आ गए हैं। तो योजना की प्लेलिस्ट बनी हुई है, दिसंबर 2021 की योजना की हमने डिस्कशन एनालिसिस सीरीज बनाई हुई है। तो वहां पे आप योजना की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों बहरहाल यहाँ पे हम मई 2022 के योजना एडिशन का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैगजीन एक ही आती है लेकिन हम इसको पार्ट्स में एनालाइज करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा बनता है, थोड़ा समझने में आसान होता है। दोस्तों मैं सजेस्ट कभी नहीं करता हूँ कि योजना को आप वर्ड टू वर्ड पढ़ें, है ना, पेज टू पेज पढ़ें। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं वो पढ़नी जरूरी है। करने को तो 3 घंटे का यहाँ पे वीडियो बना दे जहाँ पे सिर्फ उसकी मतलब प्रॉपर पीपीटीज नहीं बट सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे डाल के उसमें से रीड कर दें, लेकिन वो बात नहीं बनती है। हमको इसमें से पॉइंटर्स उठाने हैं, हमको इसमें से ऐसी स्कीम्स के बारे में पता करना है, हमको ऐसे इसमें से कुछ सिग्निफिकेंट लिंकेजेस निकालने हैं जो हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं। मेंस में अपने जो क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे उसमें हम सिग्निफिकेंट लिंकेजेस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि योजना में इशूज क्या पूछे जाते हैं? सोशो इकोनॉमिक इशूज पूछे जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इस मंथ का जो एडिशन है सोशल सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है, बहुत सोशल इशू है, ठीक है। तो आमतौर पे आपको ज्यादा टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे योजना में देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत जेनरिक और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज मिलेंगे। और न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स हम पढ़ते हैं, तो देखिए वहाँ पे अलग से एक क्रिटिसिज्म किया जाता है सरकार की पॉलिसीज़ को लेके, सोशल इश्यूज़ को लेके। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो हमको न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल से मिल जाता है। और यहाँ पे योजना में हमको क्या मिलता है? योजना में हमको सरकार का बैलेंस मिलता है, सरकार का ओपिनियन मिलता है। तो हमारे ना आंसर्स में बहुत बैलेंस होना चाहिए, हमारे माइंड में, हमारे ओपिनियन में बहुत बैलेंस होना चाहिए कि ठीक है, थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देख लिया न्यूज़पेपर्स में से, एडिटोरियल्स में से, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे बैलेंस्ड पिक्चर बनाने के लिए सरकार का वर्जन भी पता लगा लिया कि क्या सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की मंशा क्या है, सरकार की इच्छा क्या है। क्योंकि ये सरकारी मैगजीन है। योजना मैगजीन कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और इसकी जो थीम रहती है सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ही रहती है, ज्यादा टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे ज्यादा नहीं रहते हैं, बहुत ईजी इश्यूज रहेंगे यहाँ पे। तो अगर आज की बात करें जो टॉपिक्स रहेंगे फॉर डिस्कशन पार्ट 1 में, दोस्तों ये 4 टॉपिक रहेंगे, ठीक है जी। तो पहले दोस्तों हम बात करेंगे सोशल सेफ्टी की, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो सोशल सेफ्टी के बारे में समझते हैं। देखिए सबका साथ सबका विकास की बात होती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है। बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं, दलित भाई हैं, कोई भी कम्युनिटी के हो, कोई भी मजहब के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति हो, कोई भी जेंडर हो। तो इंक्लूसिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ठीक है। तब तक हम डेवलपमेंट हम नहीं अचीव कर सकते जब तक हम सबको इंक्लूसिवली डेवलप ना करें, ठीक है। सोशली डेवलपमेंट करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, डिजिटल इंक्लूजन करना है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है ताकि हम उन लोगों को अपलिफ्ट कर सकें पॉवर्टी से, ठीक है। दैट इज वेरी एसेंशियल, दैट इज अ वेरी एसेंशियल हॉलमार्क फॉर अ ग्रोइंग सोसाइटी। बहुत मैटर करता है कि मुसीबत के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, पैंडेमिक आया, देखिए कितना भयंकर पैंडेमिक था, कितने लोगों की नौकरियां चली गई थी, कितने लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। लेकिन यही तो वो समा होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, जो क्रिटिकलिटीज़ होती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रूव करती हैं, बिकॉज वहाँ पे वो प्रूव कर सकते हैं कि कितना सोशली इंक्लूसिव वो हैं, कितनी वो सहायता पहुँचाने के लिए तैयार हैं अपने लोगों को, गरीबों को, औरतों को, बच्चों को। और रोल किसी भी सरकार का बहुत क्रूशियल रहता है। सरकार का काम क्या है कि वो गैप्स फिल करना, सिस्टम के अंदर जो लीकेजेस हो रहे हैं, सिस्टम के द्वारा बनाए गए जो लीकेजेस हो रहे हैं, कैसे लीकेजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। सरकार का रोल क्या है? सरकार किसके लिए है? सरकार गरीबों के लिए है। सरकार का रोल है कि वो कैसे लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकता है, उनके बुढ़ापे में, उनकी जवानी में, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो बेरोजगार है। तो सरकार की सहायता बहुत जरूरी रहती है अगर हमने सोशल सेफ्टी की बात करनी है या अगर हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करनी है। तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो उसके चलते, पैंडेमिक के चलते सोशल सिक्योरिटी सिस्टम और ज्यादा रिलेवेंट हो गया। अब लॉकडाउन्स थे, ठीक है, ले ऑफ्स हो रहे थे, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था, ठीक है, लिमिटेड मीन्स थे। द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग शेल्टर रिफ्यूज वॉज फेल्ड बाय वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो वो जो शेल्टर है, वो पनाह जो है, वो किसने देना है? वो सरकार ने देना है। अब हमको ये भी पता है कि हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, ज्यादातर, अधिकतर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मोर देन 90% ऑफ द पीपल
वर्किंग इन इंडिया आर इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सोशल सेक्टर जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो कहां से एड्रेस किए जा रहे हैं? दे आर बीइंग एड्रेस्ड थ्रू दी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। अब ये जो एक्ट है इंपावर करता है केंद्र सरकार को टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स बाय फॉर्मुलेटिंग सुटेबल वेलफेयर स्कीम्स। तो एग्जाम्पल्स की बात करें जहां पे हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात करें तो लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर है, वो आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आ जाता है। एक्सीडेंटल डेथ कवर हो, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर हो। हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करें वो किसके थ्रू एड्रेस किया जाता है? सरकार की योजना जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब देखिए एग्जाम में ना आपके पास 6 से 7 मिनट ही होंगे आंसर करने के लिए एक क्वेश्चन में, है ना। अब देखिए वहां पे अब हमने ग्रंथ नहीं लिखने हैं इस स्कीम के बारे, इस योजना के बारे। आपको स्कीम के बारे में पता है, ठीक है, लेकिन अब आपने लिंकेजेस निकालने हैं। अगर आपको सोशल सिक्योरिटी के बारे में पूछा जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी के बारे में पूछा जा रहा है, हेल्थ के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, पेंशन के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे, तो आप वहां पर डायरेक्टली 1 या 2 लाइन्स में स्कीम्स के बारे लिख सकते हैं। वहां पर हमको 500 शब्दों में स्कीम के बारे नहीं लिखना। बहुत देखिए ये एक कला होती है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर मैगजीन को, एक पर्टिकुलर बुक को, उसमें से चीजें क्विकली स्किम कर सकें, है ना। क्या नहीं पढ़ना ये पता होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज तो हम इतना पढ़ते रहे लेकिन सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस करके वर्ड टू वर्ड अगर आप योजना पढ़ते भी, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो देख के PDF डाउनलोड कर लीजिए, वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपने खुद भी योजना पढ़नी है आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन प्लीज वर्ड टू वर्ड, पेपर टू पेपर, बिकॉज उसमें बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल चीजें लिखी होती हैं, बहुत सारा उसमें फैक्चुअल डेटा होता है जो कि आपके काम नहीं आता। तजुर्बे के साथ हम आपको बता सकते हैं कि इसमें से क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, वो तजुर्बा टाइम के साथ आता है, ठीक है। चलो बहरहाल अब ये हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात यहां पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू हो जाती है। फिर आपकी डिजिटल साक्षरता अभियान यानी कि जो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम की यहां पे बात करी गई, डिजिटल इंडिया के चलते हम अवेयरनेस जो है, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, चाहे वो डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसको बढ़ाने का बहुत इंपेरेटिव हम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा बहुत योजनाएं बनाई जा रही हैं पिछले 7-8 सालों से। तो डिजिटल लिटरेसी को डिजिटली इंक्लूसिव करने के लिए लोगों को, क्योंकि अभी भी देखिए लोगों के पास स्मार्टफोन्स तो हैं लेकिन अभी भी प्रॉपर इंटरनेट रूरल पेनिट्रेशन अभी भी नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर जो रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो भी सक्सेसफुल हो सके। फिर आपका जनधन योजना जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर एम्फेसिस ले करता है। तो बात यहां पे क्या हो रही है? बात हो रही है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सरकार के द्वारा चलाई गई है। ऐसे तो बहुत सारी है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात जो यहां पे करेगी वो हमने करी है। फिर हम बात करें एम्पावरिंग दिव्यांगजन की, तो दिव्यांगजन यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और इंडिया इज अ पार्टी टू द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ऑब्लिगेशन बनती है हमारे ऊपर कि हम ऐसा कोई डोमेस्टिक लॉ भी लेके आए। चलो अगर हम सिग्नेटरी हैं इस कन्वेंशन के तो हमको रैटिफिकेशन भी करनी चाहिए, यानी कि हमको डोमेस्टिकली कोई ऐसा पार्लियामेंट को ऐसा कोई कानून इनैक्ट करना पड़ेगा ताकि हम डिसेबिलिटी सेक्टर को गवर्न कर सकें, एड्रेस कर सकें। तो अकॉर्डिंगली सरकार ने एक पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया था, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो कि 19 अप्रैल 2017 को केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो ये लॉ ये भी एक एग्जाम्पल इंक्लूसिवनेस का ही है और किसका है ना, बिकॉज हम यहाँ पे हर एक वर्ग को, सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे उसका जो भी उनका धर्म है, जो भी उनकी जाति है, चाहे वो डिसेबल हैं चाहे वो डिसेबल नहीं है, हमने सबकी इंक्लूसिवनेस के टुवर्ड्स हमने मूव करना है, सबके ऊपर हमने एम्फेसिस ले करना है। अब ये क्या गारंटी करता है ये एक्ट? इक्वालिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूएलिटी, एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस से प्रोटेक्शन यहाँ पे गारंटी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि चलो अन्याय आपको यहाँ पे जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रोजगार के जो अवसर हैं या स्किल डेवलपमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या उनकी हेल्थ है या उनकी एजुकेशन है, उसके ऊपर क्या सरकार यत्न कर सकती है, कोशिशें कर सकती है, उसके ऊपर भी यहाँ पे बहुत एम्फेसिस ले डाउन करा गया है। अब यहाँ पे फिर बात आती है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की। तो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ताकि इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है तो जो लोग डिसेबल्ड हैं वो भी एक्सेस कर सके फैसिलिटीज को, चाहे वो हॉस्पिटल्स में है, चाहे वो मॉल्स में है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में है, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस में है। फोकस क्या है? फोकस है ऑन द एक्सेसिबिलिटी इन द बिल्ट अप एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। अब गवर्नमेंट हैज लॉन्च द यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी बांटे गए थे लोगों को, डिसेबल लोगों को, इस स्कीम के चलते। पहला जो फर्स्ट यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड था दैट वाज जनरेटेड इन 2017। साथ के साथ मिनिस्ट्री ने डेवलप किया सुगम्य भारत ऐप। ठीक है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर क्राउड सोर्सिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी। सो दोस्तों अगर हम एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात करें तो यहाँ पे कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। एक तो है कि एक्सेसिबल टूरिज्म, ठीक है, ताकि जो होटल्स हैं,
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप बुकिंग करते हैं मेक माई ट्रिप पे, GoIbibo पे, तो वहाँ पे डिसेबिलिटी फ्रेंडली वहाँ पे ऑप्शंस आपके पास वो भी चीज़ें आती हैं कि अगर आपने ट्रैवल करना है, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपने जहाँ ट्रैवल करना है, जहाँ पे अपने होटल में जाना है, एयरपोर्ट में अगर आपको कोई ऐसी फैसिलिटी चाहिए, तो एक्सेसिबल टूरिज्म, ताकि इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है ना, हर कोई बाहर घूम सके, चाहे आप डिसेबल्ड हैं चाहे आप नहीं हैं। एक्सेसिबिलिटी क्लब्स की यहाँ पे बात हो रही है, कॉलेजेस हैं, आपके स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं जहाँ पे आप जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको एक्सेसिबिलिटी मिल सके, क्लासरूम्स तक, वॉशरूम्स तक। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आ जाती हैं, एक्सेसिबल टीवी व्यूइंग आ जाती है। गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर 25% ऑफ द प्रोग्राम्स ऑन दूरदर्शन टू बी डिसेबल्ड फ्रेंडली। ठीक है जी। और सुगम्य भारत आपकी बात करें, इसके चलते कोई भी व्यक्ति फोटो ले सकता है ऑफ एन इनएक्सेसिबल प्लेस और इस वेब पोर्टल पे अपलोड कर सकता है। सो दोस्तों, ये सुगम्य भारत मोबाइल ऐप के यहाँ पे फीचर्स हैं, बहुत यूजर फ्रेंडली ऐप है, हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे 3 पिलर्स कवर्ड हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंडर द सुगम्य भारत ऐप। एक तो बिल्ट एनवायरनमेंट लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, पार्क्स। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज, और आईसीटी को सिस्टम में वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, टीवी व्यूइंग। तो यानी कि ये जो सब फैसिलिटीज़ हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी कैसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये बात करी गई है। फिर बहुत ज़रूरी है एजुकेशन में, अब जो बच्चे डिसेबल्ड हैं तो अगर अब क्या वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्या उनका राइट नहीं है कि वो भी एजुकेटेड हो, वो अपनी पूरी स्कूलिंग करें, पूरी ग्रेजुएशन करें? तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज इन ट्यून विद द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और इसमें वो इंग्रेडिएंट सारे के सारे मौजूद हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। अब ये पॉलिसी एक्सपेक्ट करती है टू इंश्योर बैरियर फ्री एक्सेस टू एजुकेशन फॉर दोज चिल्ड्रन जिनके अंदर डिसेबिलिटीज हैं। अब भारत सरकार हैज ऑल्सो सेट अप द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में, ताकि जो यूज ऑफ साइन लैंग्वेज उसको प्रमोट किया जा सकता है। अब इस इंस्टीट्यूट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है एनसीईआरटी के साथ कि कैसे जो स्कूल करिकुलम है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 का, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है टू द इंडियन साइन लैंग्वेज स्पेशली फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और जो इंटायर एनसीईआरटी सिलेबस है वो एक्सेसिबल है स्टूडेंट्स के द्वारा, विद अगर आप डिसेबल्ड है या नहीं भी है, थ्रू अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन विद एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। ठीक है। तो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के बहुत डिसेबल्ड फ्रेंडली फीचर्स हैं उस मोबाइल ऐप में, जिसके चलते वो एनसीईआरटी की बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब फिर स्पोर्ट्स में डिसेबिलिटी को एड्रेस करने की बात आती है। देखिए, अब यहाँ पे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, अगर उनका खेलने का मन है, वो रुचि रखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो टैलेंट की कमी तो दिव्यांगजन बच्चों में भी नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटी इन स्पोर्ट्स। अब ये बहुत एविडेंट है, हमने भारत ने 19 मेडल जीते थे, इंक्लूडिंग द 5 गोल्ड मेडल्स इन द टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स। ठीक है। यानी कि वो ओलंपिक्स जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए कंडक्ट की जाती है। ठीक है जी। अब जो डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट है फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिस हैज ऑल्सो सेट अप अ सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। ये जो सेंटर है कहाँ बनाया गया? ग्वालियर में बनाया गया है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनल ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। चलिए, सो दोस्तों, अगर हम अगली बात करें तो बात करेंगे होलिस्टिक हेल्थ केयर के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात आती है। देखिए, हम दवाइयाँ लेते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं। अब देखिए, पैंडेमिक के चलते योगा को भी बहुत प्रमोट करा गया है ना। अगर हम बात करें आयुर्वेद की, उसको भी बहुत प्रमोट करा गया है। हर एक बीमारी का, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कोविड है, ज़रूरी नहीं कि उसका जो इलाज है वो बहुत महंगे ड्रग से हो। हम अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पे भी रिलाई कर सकते हैं क्योर के लिए। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो 80% से ज़्यादा जो दुनिया की आबादी है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम यूज़ करती है इन सम वे और दी अदर। भारत में अगर हम बात करें, इंडिया का अपना खुद का एक यूनिक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम रह चुका है। ठीक है। हमारी खुद की अपनी सभ्यता की बात करें, एंशिएंट फिलॉसफी है, अगर उसमें बात करें, मेडिसिनल नॉलेज की बात करें, अगर हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो विच इंक्लूड्स आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा, होम्योपैथी, इसको हम आयुष भी कहते हैं, है ना। ये जो एक्रोनिम आयुष बनता है, बहुत सारी कंट्रीज में अक्रॉस द वर्ल्ड मेडिकल प्लूरलिज्म इज द नॉर्म, यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ यानी कि जो आपका जो देसी तरीका है, एंशिएंट तरीका है ट्रीट करने का, उसके साथ मॉडर्न तरीके को एम्बेड करके आपका क्योर किया जाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन को माना जाता है वन ऑफ द श्योरेस्ट मेजर्स टू अचीव टोटल हेल्थ केयर कवरेज, बिकॉज कितने सालों से
ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है वो लोग यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। 2000 साल पहले, मे बी 1500 साल पहले लोगों को कैंसर के बारे में नहीं पता था। खैर, कैंसर के बारे में शायद लोगों को ज़्यादातर पिछले 20-25 सालों में पता होना शुरू हुआ है, लेकिन डजंट मीन कि उस टाइम पे लोगों को कैंसर नहीं होता था, डजंट मीन लोगों की उस टाइम पे इस तरह की गंभीर समस्याएं नहीं होती थी, पर इलाज थे और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पे काफ़ी रिलाई किया जाता था। लेकिन अब ये भी नहीं कह रहे यहाँ पे कि सिर्फ कंप्लीटली ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से आप अपना इलाज पूरा करिए। जो नए तरीके हैं, तौर तरीके, उसके साथ इसको एम्बेड करिए। कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन सिंगल हैंडेडली आपके सारे के सारे हेल्थ कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर सकता। होलिस्टिक पेशेंट सेंट्रिक जो अप्रोच है वो बहुत जरूरी है। अब जो पेशेंट और फिजिशियन की जो पार्टनरशिप है वो डिजाइन कर सकती है, कस्टमाइज कर सकती है ट्रीटमेंट, खास करके लाइफस्टाइल को एड्रेस करते हुए। देखिए, आज के टाइम पे लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत हो रहे हैं, लोगों को ओबेसिटी है, लोग सिटिंग जॉब्स काफ़ी करते हैं, बाहर ज़्यादा वॉक नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, जिम वगैरह नहीं जाते हैं या साइकिलिंग नहीं करते, ओबेसिटी है, ठीक है, डायबिटीज़ है। ये क्या है? ये तो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। 24-25 साल के बच्चों को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप अच्छा खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब ये नहीं कि आप 6 घंटे दिन में जिम में लगा रहे हैं, लेकिन अगर अच्छी आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी क्वालिटी आप चीज़ें खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, है ना, दाल रोटी खाते हैं, जोमेटो वगैरह ज़्यादा नहीं करते हैं, तो आपको बीमारियाँ भी नहीं होंगी। अब यहाँ पे तो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की चलो अगर बात आ ही रही है, तो यहाँ पे तो लेकिन आपके लाइफस्टाइल को करेक्ट करके आपकी बीमारी को सॉल्व किया जा रहा है ना। तो लेकिन बहुत जरूरी है, अब लाइफस्टाइल में योगा भी आ जाता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जो है आयुष सिस्टम का टू द पब्लिक हेल्थ केयर ड्यूरिंग द पैंडेमिक, दैट ऑल्सो गार्नर्ड ग्लोबल अटेंशन। दुनिया भर में जो लोग थे पैंडेमिक के चलते, जो हमारे आयुष सिस्टम की बात करें, उसको बहुत उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अब होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर में आगे हम कंटिन्यू करें। देखिए, जो होलिस्टिक अप्रोच है आयुष सिस्टम की, दिस वाज वेरी वेल रिफ्लेक्टेड इन द गाइडलाइंस व्हिच वाज इशूड इन द वेक ऑफ कोविड-19 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब ये गाइडलाइंस में कुछ रिकमेंडेशंस थी, जहां पे प्रिवेंशन की बात करी गई थी, डाइट कंट्रोल की बात करी गई थी, मेंटल हेल्थ की बात करी गई थी, योग अभ्यास की बात करी गई थी। चलो अब देखिए, अब वैक्सीन तो नहीं आई, चलो ये नहीं कह रहे यहाँ पे कि वैक्सीन ही लगानी, कि बस आपने कोई दवाई खा ली आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन कैसे आप चलो घर पे बैठे थे, पैंडेमिक का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, कि कैसे आप अच्छी डाइट के थ्रू जूसेस, अच्छे जूस पी सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज पैंडेमिक के चलते लोग घर पे बैठे थे, बच्चे घर पे बैठे थे, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है घर पे बैठना, 2 साल इतना टाइम लोग घर पे बैठे रहे, ठीक है। योगा करके कैसे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, ओवरऑल वेलनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, इस तरह की गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिलीज करी थी। अब होलिस्टिक अप्रोच में क्या क्या आता है, ठीक है। एक तो आपका ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम का यूजेज आता है, फिर आपका माइंड बॉडी स्पिरिट इंटरवेंशन आ जाता है, ठीक है, बायोलॉजिकल थेरेपीज आ जाती हैं अलॉन्ग विद द एनर्जी थेरेपीज, ठीक है, मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड अप्रोचेज आ जाते हैं। अब ये जो सारी अप्रोचेज हैं, ये नहीं कहना कि सिर्फ एक ही अप्रोच काम आएगी, इन सब अप्रोचेस को इन कंजंक्शन में, ठीक है, एक दूसरे के साथ जोड़ के यूज करने में तो जाके फायदा है, तो जाके एफिशिएंसी है ना। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? अब यूज ऑफ आयुष एज अ स्टैंड अलोन और adjunct थेरेपी इन कोविड-19 हैज बीन हाईलाइटेड थ्रू द केस रिपोर्ट्स। ऑल्दो ये बात सही है, लेकिन यहां पे ये भी कहा जा रहा है कंक्लूजन में कि किसी एक पर्टिकुलर तरीके के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता, हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करनी बहुत जरूरी है। अब ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन भी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी हैं, दुनिया भर में लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक देश का अपना, हर एक कंट्री की अपनी सभ्यता होती है, अपना एंशिएंट पास्ट होता है, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, अर्जेंटीना हो, व्हाटएवर द कंट्री इट इज, हर किसी का कोई ना कोई ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम होता है, जड़ी बूटियों का सिस्टम हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। अब लेकिन उसको बहुत जरूरी है ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम कैसे बाकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको इसके साथ, ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ हम एम्बेड कर सकते हैं। Integration of the knowledge base of modern tools and techniques with the applications of the old principles of the Ayush principles can help in its wider acceptance globally. तो ये बहुत short way रहेगा for effective, असरदार economic and conservative health coverage. चलिए दोस्तों, वैसे कुछ दिन पहले इंटरनेशनल योगा डे भी रहा था, 21 जून की बात है। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पे सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन की, लास्ट टॉपिक रहेगा इस पार्ट का। देखिए दोस्तों, अब हम भारत की बात करें, देखिए बहुत युवा देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, आज है, 15-20 साल बाद वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों की, बच्चे यानी कि अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, तो इंडिया इज होम टू 472 मिलियन चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। दिस इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन। लेकिन ये तो चलो अच्छी बात है, कितने सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, बच्चे जो है देश का फ्यूचर होते हैं, भविष्य होते हैं, लेकिन देयर आर अराउंड अबाउट 330 मिलियन यानी कि 3 करोड़ ऑर्फन्ड अबैंडन्ड बच्चे हैं हमारे देश में।
पैंडेमिक के चलते ये जो नंबर है अबैंडन बच्चों का, ऑर्फन बच्चों का, वो तो और बढ़ गया है। पैंडेमिक के चलते बहुत सारे पेरेंट्स से अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सर्वाइव कर पाए, चाहे वो सेकंड वेव हो चाहे वो फर्स्ट वेव हो, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। ठीक है, अब अगर 30 मिलियन बच्चे ऑर्फन्ड हैं तो दैट इज अराउंड 4% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन, है ना। तो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दिस 3 करोड़ बच्चास दे फाइंड देयर वे इनटू फैमिली केयर, बिकॉज अडॉप्शन रेट जो इंडिया में है वो बहुत लो है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है कि वो एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकें, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ व्यतीत कर सकें, और वो अबैंडन्ड हैं। रीजंस क्या है भारत में फॉर लो लेवल्स ऑफ अडॉप्शन? पहली बात तो देयर आर्ट इनफ चिल्ड्रन अवेलेबल फॉर अडॉप्शन, बिकॉज जो रेशियो ऑफ अबैंडन्ड चिल्ड्रन है टू द चिल्ड्रन इन द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर, दैट इज वेरी लॉपसाइडेड। अब बच्चे सड़कों पे फिर रहे होते हैं, बच्चों से अब देखिए, अब हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें, चाइल्ड लेबर की बात करें, देखते हैं काफ़ी बार ऐसी बातें न्यूज़ में आती हैं कि किसी ने बच्चों को, खास करके जो अनाथ बच्चे, उनको बाहर सड़कों पे भीख लेने के लिए मजबूर कर दिया कि वहाँ पे जाके भीख लेके आओ, पैसे इकट्ठे करके आओ। इस तरह के काम बच्चों से करवाए जाते हैं। तो अब देखिए इतने सारे बच्चे बाहर सड़कों पे फिर रहे हैं, हम देखते होंगे लाइट्स पे, है ना, रेड लाइट्स पे हम देखते होंगे, राउंड अबाउट्स पे देखते होंगे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं, कोई मार्केट्स में देखें, मॉल्स में देखें। तो जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है ना, उसको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो बच्चे बाहर सड़कों पे ऐसे फिर रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो अनाथ हैं, अबैंडन्ड हैं, उनके बारे चाइल्ड केयर जो डिस्ट्रिक्ट में, जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे रिपोर्ट करें। अब जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, NCPR, उसका डेटा ये बताता है दैट देयर आर 5,850 रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मोर देन 8,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अनरजिस्टर्ड है। अब वो बच्चों से कुछ गलत काम तो नहीं करवा रहे हैं, तो ये बात की तहकीकात करनी बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्योंकि चाइल्ड अडॉप्शन की बात हो रही, तो यहाँ पे कारा की बात करेंगे। 2015 में हमने ट्रांजिशन देखा अपने अडॉप्शन प्रोसेस में विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा। कारा जो है, इट इज एन ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, अब ये स्टेटमेंट है ना, कल को आपको प्रीलिम्स में आ जाए तो अब ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। अब कई बार आप पूरी मैगजीन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते रहेंगे, आपको एक भी बात नहीं समझ आएगी। कई बार आप वहां से 2-3 स्टेटमेंट्स उठा के पढ़ लेंगे, आपका काम आसान हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बातें अगर हम समझ लेंगे, उसको बाद में इलैबोरेट करना ईजी रहता है। वर्ड बाय वर्ड स्पून फीडिंग वाला काम तो देखिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, इस करके हमको इंपॉर्टेंट बातें जो है, जैसे यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए, तो ये हमारे काम आ सकती है ना। हम एक एजुकेटेड सा आंसर लिखिए, थोड़ा एक वेल बैलेंस्ड आंसर लिखिए। जनरल बातें, 4 बातें हर कोई लिख के आएगा कि चाइल्ड अडॉप्शन इस करके कम है, ये है जी, वो है, फलाना फलाना। लेकिन हम थोड़ी अब एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके, थोड़ी जैसे जो बातें हम पढ़ रहे हैं, योजना में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, अगर वो फैक्ट्स को हम कोट करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कारा के चलते कारा फंक्शंस एज द नोडल बॉडी फॉर द अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। अब डिसेबिलिटी और अडॉप्शन की बात करें तो जनवरी 2020 में कारा हेल्ड अ नेशनल कंसेंसस टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द अडॉप्शन प्रोसेस। अब इसके चलते अमंग द अदर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, कारा स्टेटेड दैट द इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड अ क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स स्पैनिंग 14 सब कैटेगरीज, लेकिन ओनली 40 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वर अडॉप्टेड बिटवीन 2018 एंड 2019। दैट इज वेरी वेरी लो, दैट इज वेरी लेस, दिस इज नॉट इवन 1%। ठीक है, अब जो इस तरह का जो अवर्जन है, रिपल्शन है कि भाई जो बच्चों की स्पेशल नीड्स हैं या वो डिसेबल्ड हैं, उनको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, खास करके जो इंडियन पेरेंट्स के माइंडसेट में ये बात है, उसके चलते क्या होता है कि जो बच्चे जिनको कुछ स्पेशल नीड्स हैं, यानी कि चलो जो चिल्ड्रन है विद डिसेबिलिटीज, उनको अडॉप्ट कौन कर रहे हैं? फॉरेनर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडियन पेरेंट्स अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट में भी बदलाव लेके आना बहुत जरूरी है। तो कौन से वो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व रहते हैं अडॉप्शन प्रोसेस में? तो पहले तो कारा आ गया, उसके बाद सारा यानी कि स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, फिर SAA यानी कि स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, और चौथा ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी। तो जो फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी है, दैट इज ऑथराइज्ड बाय कारा, यानी कि जो भी कंट्री हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, तो उसकी जो सोशल या चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी होगी, उसको ऑथराइज किया जाएगा कारा के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न्ड सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो दैट कंट्री कैन बी जर्मनी, फ्रांस, एनी विच कंट्री दैट कैन बी। चलिए, स्कीम्स फॉर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की दोस्तों हम यहाँ पे बात करें। इन स्कीम्स के बारे में हम काफ़ी पढ़ते भी रहते हैं, चाहे मिशन वत्सल्या है, चाहे मिशन 2.0 है, चाहे मिशन शक्ति है। ये तीनों मिशन जो है अभी हाल ही में इन मिशन को लॉन्च करा गया है। ठीक है, मिशन पोषण 2.0 की बात करूँ तो जो बजट 2021-22 का था तब लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये जो तीनों के तीनों मिशन है, दे विल बी इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड विच इज बिटवीन 2021-22 टू 2025-26। तो बहुत ब्रीफली मिशन वत्सल्या की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन वत्सल्या का? टू सिक्योर अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया। दूसरा,
फॉस्टरिंग अ सेंसिटिव, सपोर्टिव एंड सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और असिस्ट करना स्टेट्स और यूटीज को कि कैसे जो मैंडेट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का उसको इंप्लीमेंट कर सके। फिर मिशन शक्ति की बात करें, ये यूनिफाइड सिटीजन सेंट्रिक लाइफ साइकिल सपोर्ट है फॉर वुमेन थ्रू इंटीग्रेटेड केयर, सेफ्टी, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन। अब मिशन शक्ति के अंदर दो सब स्कीम्स आ जाती हैं, एक संभाल और एक समर्थ्य। जो संभाल है इज द सब स्कीम इज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, और जो समर्थ्य है इज द सब स्कीम इज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है जी, तो ये थोड़ी फैक्चुअल बात यहां पे आपके लिए। मिशन 2.0 की बात करें, देखिए पहली बात तो एक अम्ब्रेला स्कीम है विच इज कवर्ड अंडर द ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब मिड डे मील स्कीम जो है वो भी मिशन 2.0 के अंदर आ गया है। ये बेसिकली किस चीज़ को एड्रेस करता है, अगेन ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे हैं मैल नरिश्ड हैं, चाइल्ड वेस्टेड हैं, चाइल्ड स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन अचीव नहीं कर पाती हैं, जिसके चलते उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी बहुत वीक पैदा होते हैं। तो मैल न्यूट्रिशन बच्चों में, अडोलेसेंट गर्ल्स में, प्रेग्नेंट औरतों में, तो इस तरह के इश्यूज को यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा और एम्फोसिस किया जाएगा ऑन द क्रिएशन ऑफ कन्वर्जेंट इकोसिस्टम के डेवलप कर सकें और ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकें जो कि हेल्थ, वेलनेस और इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे और प्रमोट करेंगे। चलिए सो दोस्तों, बाकी ये हमारे पार्ट 1 का लेक्चर था। बाकी दोस्तों जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों यदि आप अपने इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो यदि आपको लगता है कि मेरी पॉलिटी वीक है, इकोनॉमी वीक है, इन सब सब्जेक्ट्स में से कोई भी आपको सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, तो आप कोई एक सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं लेकिन मेरा पॉलिटी वीक है या मेरे को हिस्ट्री थोड़ी वीक लगती है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। चाहे तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट से इकट्ठे भी क्लब कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। सो दोस्तों, ये कुछ कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाह रहा हूँ। यदि आप इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का मेन टेस्ट सीरीज है, अब चलो प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आ चुका है तो बहुत सारे बच्चे अब मेंस की तैयारी में जुट गए होंगे, या दोस्तों अगर हम बात करें जनरल स्टडीज मेंस 2022 का स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप, चलो ये तो टेस्ट सीरीज है लेकिन ये स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है। इसमें फर्क क्या है एज कंपेयर टू द टेस्ट सीरीज, यहाँ पे आपको ना सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा मेंटरशिप दी जाएगी जो कि ऑलरेडी सर्विंग IAS, IPS और IRS ऑफिसर्स हैं। तो दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और इसके बारे असिस्टेंस ले सकते हैं। दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे अपनी योजना डिस्कशन को। तो दोस्तों यहाँ पे हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि योजना एक ही मैगजीन आती है, बहुत इजीली मिल भी जाती है आपको मार्केट से, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। लेकिन दोस्तों हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करते हैं ताकि एक वन गो में वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। अब इन दोनों पार्ट्स को हम मर्ज करके आपके सामने वीडियो लेके आ रहे हैं। आमतौर पे पहले क्या होता था कि आप वेट करते थे कि एक संडे को हमने योजना का पार्ट 1 निकाला, ऑल्टरनेटिव संडे को योजना का पार्ट 2 आया। अब नहीं, अब एक ही दिन में हम योजना पार्ट 1 पार्ट 2 कंबाइन मर्ज करके आपके साथ शेयर करेंगे। राइट दोस्तों, मेरा ये रिकमेंडेशन है आपको कि देखिए योजना की मैगजीन पेज टू पेज मत पढ़िए। इंपॉर्टेंट बातें इसमें से, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस जो हैं, स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनके बारे हम कवरेज करें। बिकॉज देखिए दोस्तों, योजना अगर हम पेज टू पेज पढ़ेंगे उसमें सारी की सारी फैक्चुअल बातें को पढ़ना लग जाएंगे तो वो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, सो हमने इसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट उठाना है जो कि हमको हमारे मेन्स आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इशूज डिस्कस किए जाते हैं। अब ये जो मई मंथ की मैगजीन है योजना की, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में किए थे, कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक इशूज हैं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। रिपीटेडली आपने ये टॉपिक्स न्यूज़पेपर्स में भी पढ़े हैं। योजना मैगजीन पढ़नी थोड़ी बोरिंग ज़रूर लगती है बिकॉज इसमें मसाला नहीं है। न्यूज़पेपर्स में तो हम थोड़े एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा मसाले की तरह कोई चीज़ दी गई होती है, उसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है। ये सरकारी मैगजीन है, सरकार का स्टैंड है, सरकारी योजनाओं के बारे है, तो चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है, कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन हमको हमेशा मिलता रहता है योजना से। सो दोस्तों इस करके इसकी अब कंटिन्यूशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी दोस्तों जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसमें, ये पार्ट 2 है, तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ से। देखिए दोस्तों, अगेन ये बातें बहुत बार फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, IPCC की रिपोर्ट्स आ रही हैं। पीछे 6th असेसमेंट रिपोर्ट के 3 पार्ट्स आए थे जहाँ पे ये चिंता प्रकट करी गई है कि देखिए जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी हम आपके सामने देख रहे हैं गर्मियाँ भी कितनी ज़्यादा भयंकर हो गई हैं, है ना। किसी ज़माने में 40 डिग्रीज वॉज द नॉर्मल, आज के टाइम पे 45, 46, 47 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच रहे हैं। अब IPCC की रिपोर्ट बता रही है, देखिए क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है। अब चाहे वो कनाडा है, चाहे वो मैक्सिको है, चाहे वो इंडिया है, यू नो वट एवर कंट्री इट इज़, नोबडी इज़ बीइंग स्पेयर्ड। पीछे न्यूज़ में आया भी था, पिछले साल हमने डिस्कस भी किया बहुत बारी, कनाडा में, यूरोप में काफ़ी गर्मी पड़ी थी पिछले साल। तो गर्मी हर साल बढ़ती रहती है। अब
इससे क्या है, देखिए आइस कैप्स मेल्ट कर रहे हैं, आइस कैप्स मेल्ट करने से क्या होगा, जो सी लेवल्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। खतरा किसको है, जो खास करके जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, ये खतरे में है। और आईपीसीसी की रिपोर्ट ये बताती है दोस्तों कि आप जितना मर्जी आप कोशिश कर लीजिए, कोशिश नाकामयाब रहेगी। ये बात मैंने कल भी डिस्कस करी थी एडिटोरियल्स में कि देखिए जो हमारी कोशिश है कि कैसे बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हम 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज ना करे, उसको कंटेन कर सके, तो वो जो कोशिश है, अब जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन ये लेवल ब्रीच ऑलरेडी होगा। ठीक है, इनफैक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, शायद हो सकता है आने वाले 10-20 साल में ही लेवल ब्रीच कर जाए। तो इस करके कुछ चिंताएं की बात है और इस करके बहुत ज़रूरी है। देखिए मोस्टली अगर हम साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात करें, साउथ एशियन रीजन की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ द रीजन्स गवर्नमेंट्स दे लैक कार्बन रिडक्शन पॉलिसीज। तो बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने नेट जीरो का टारगेट अनाउंस करा है, तो अच्छी बात है यहाँ पे कि हम डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए, अपने पॉलिसीज़ के ज़रिए। और अगर हम साउथ एशियन रीजन की बात करें तो आप जैसे जानते हैं कि इट्स अ वेरी एनर्जी डेफिशिएंट रीजन। बहुत सारी जो कंट्रीज अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो बहुत मौका है कि, बहुत अच्छा मौका है कि कैसे हम अपनी पॉलिसीज़ में सुधार लेके आ सकते हैं। और ये जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है उसमें थोड़ा इसको थोड़ा जो बहुत रिपोर्ट्स बार बार जो अलार्मिंग हमारे सामने आ रही है, इसको हम अपनी पॉलिसीज़ में इनकॉर्पोरेट करके सस्टेनेबल ग्रोथ के टुवर्ड्स हम मूव ऑन कर सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचना है, जो लंबे अरसे तक एनवायरनमेंट को बिना डिग्रेड करे आगे चल सकता है काम। और इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात आ जाती है वहाँ पे, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ की जहाँ पे बात आती है तो चाहे आप डिसेबल्ड हैं, चाहे आप डिसेबल्ड नहीं हैं, आपकी जो जाति है, आपकी जो मर्जी जाति हो, जो मर्जी धर्म हो, जो मर्जी जेंडर हो, हम सबको डेवलपमेंट का फायदा मिल सके। अब कुछ कंसर्न्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, राइजिंग सी लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट एशियाज लार्जेस्ट सिटीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डैमेज इन दिस पर्टिकुलर डेकेड। तो अगर हम बात करें सिंस 1990 साउथ एशिया के जो एमिशंस है दे हैव इंक्रीज बाय 3.3% ईच ईयर। ठीक है, हम अगर अपनी बात करें, देखिए रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अभी रिसेंटली इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा रैंक 180 डाला गया था। अब देखिए अब हमारी आबादी है, ठीक है, 150 करोड़ लोग, 150-140 करोड़ पीपल जरूर हैं। तो हमारा जो लेकिन कंजम्पशन है, अगर हम कोयले की बात करें, ऑयल की बात करें, ठीक है वो हमारा कंजम्पशन है इन सब रिसोर्सेज का, लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन जो है ना हमारी कार्बन एमिशंस की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मे बी अब टोटालिटी में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस करके हम कह सकते हैं कि जी ग्रीन हाउस गैस इमिट इंडिया बहुत करता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर। यहाँ पे मेंशन्ड है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलायंस ऑन कोल, इंडिया हैज रिजन टू बिकम द 7th लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर। ठीक है, बट बहरहाल ये बात समझनी जरूरी है कि पर कैपिटा जो कंजम्पशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, वो हमारी बहुत कम है। और हम कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रहे हैं, ये कुछ मिशंस हैं हमारे सामने। इन मिशंस के बारे में आई एम श्योर आपने फ्रॉम टाइम टू टाइम जरूर पढ़ा होगा। तो चाहे वो नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, JNNM-SM है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब मिशन हैं जिसके जरिए हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अर्बनाइजेशन और एनवायरनमेंट की। देखिए अब जैसे हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना चाहेंगे, वैसे हमारी ख्वाहिशें बढ़ेंगे कि हम शहरों में जाके रहना शुरू करें। अब इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ठीक है, हर किसी की एस्पिरेशन है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल करनी है, हर कोई अच्छी नौकरी चाहता है, हर कोई अच्छी एजुकेशन चाहता है। तो अर्बनाइजेशन साउथ एशिया में और बढ़ेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अभी तो मोस्टली अगर हम बात करें 60 to 65% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया रिजाइड्स इन द विलेजेस, बट आने वाले टाइम में ये रेशो बदलने वाला है। लेकिन एक और बात भी समझनी जरूरी है कि अर्बन रूरल मूवमेंट या अर्बन रूरल माइग्रेशन में एक तो कारण एस्पिरेशंस का होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का होता है, लेकिन एक कारण होता है कि जो आज के टाइम पे क्लाइमेट रेफ्यूजीज वाला कंसेप्ट चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण लोग शहरों में जा रहे हैं। ठीक है, कि गाँव में रहना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, पानी नहीं है, तो इस करके लोग शहरों के टुवर्ड्स जा रहे हैं। और दोस्तों इस करके बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे चाहे टियर 1 सिटी है, चाहे टियर 2 है, चाहे टियर 3 है, चाहे वो बॉम्बे है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, Indian districts, they need to have a district disaster management plan. Only 63% of the Indian districts have a district disaster management plan, which means close to 40% of the districts in India, they don't have a disaster management plan, right? And disasters, चाहे वो floods के फॉर्म में हो, earthquake के फॉर्म में हो, cyclones के फॉर्म में हो, वो periodically काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं हमारे सामने। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आती है, तो हमने जैसे कल भी एडिटोरियल्स में बात करी थी, जो नेट जीरो नेट फाइनेंसिंग वाले आर्टिकल जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था, उसमें से मैंने बात करी थी कि डेवलप्ड देशों के योगदान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
पैसे की जरूरत है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की जरूरत है और क्लाइमेट फाइनेंस को इंक्रीज करना। देखिए अब जैसे कोपेनहेगन समिट में 2009 में डिसाइड किया था डेवलप्ड देशों ने कि $100 बिलियन हम प्रोवाइड करेंगे हर साल टू द डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन अब तो बिलियंस बनी, अब तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है कि अब तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है आपने तो उसके लिए ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। अब इस कमिटमेंट को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। जो डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो WTO पे हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक पे हो, चाहे वो IMF में हो, चाहे वो UNSC पे हो, चाहे वो इस तरह के फोरम्स पे हो, एनवायरमेंट के फोरम्स पे हो, उन डिफरेंसेस को मूव अपार्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज this has to be taken on a war footing very seriously. Fighting against global warming, greenhouse gas mitigation, that has to be taken on a war footing very very seriously. And for that we need to make more investments. ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन है India must collaborate with other countries to establish a global resilience reserve fund which could function as a form of climate insurance. ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जी फैंस की। तो ये मैंने कल भी आर्टिकल में डिस्कस किया था, जो कल एडिटोरियल्स हमने डिस्कस किए थे नेट जीरो नेट फाइनेंसिंग वाला। तो यहाँ पे बात आती है ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो अलायंस की, जो COP26 था आपका ग्लासगो में हुआ था UK में। ये जो पर्टिकुलर एंटिटी है ये अप्रैल 2021 में स्टैब्लिश करी गई थी बाय द UN स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मार्क कार्ने। अब अमेरिका भी क्लाइमेट चेंज को लेके, चलो डोनाल्ड ट्रंप तो कहते थे कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी नहीं है, इट्स अ फॉल्स थिंग, यू नो, इट्स नॉट करेक्ट, बट चलो डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सारी बातें कहते थे, बट द रियलिटी इज क्लाइमेट चेंज इज बीइंग, यू नो, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो हर एक देश फेस कर रहा है। जो बाइडेन जब से बने हैं प्रेसिडेंट तो वो भी क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। इनफैक्ट जॉन केरी को उन्होंने अपॉइंट किया था। जॉन केरी जो कि बैरक ओबामा के ज़माने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो जॉन केरी को अपॉइंट किया गया था एज द UN स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज। और काफ़ी बार वो इंडिया भी आए, इंडिया आके उन्होंने काफ़ी मोबिलाइज करने की कोशिश करी, अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करी, हमारे लीडर्स को इंकरेज करने की कोशिश करी कि हम भी नेट जीरो का टारगेट टूवर्ड्स 2050 एडवांस कर लें। बट वी वर वेरी क्लियर दैट लुक, वी हैव आवर ओन प्रायोरिटीज, वी हैव आवर ओन डेवलपमेंट एंड वी वांट टू वेट. We don't want to rush to achieve this net zero target. We will achieve when we want to. And COP26 ग्लासगो समिट में मोदी जी ने सरप्राइजिंगली टुवर्ड्स 2070 हमारा नेट जीरो टारगेट अनाउंस किया। अब अगर हम इस अलायंस की बात समझें, अब इस अलायंस में 450, ये जो ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस है, इसमें 450 मेंबर फर्म्स हैं। अब ये जो मेंबर फर्म्स है, इसमें कंपनीज भी हैं, सिटीज़ भी हैं, रीजन्स भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, सरकारी कंपनीज भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। क्योंकि देखिए नेट जीरो अचीव करना बातों से नहीं होगा, उसके लिए पैसे भी चाहिए। तो वो पैसे मोबिलाइज करने के लिए इस तरह की पार्टनरशिप्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बायलेटरल लेवल पे भी, मल्टीलेटरल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। अब इसी अलायंस के चलते एक रेस टू जीरो के नाम से एक UN बैक्ड ग्लोबल कैंपेन है, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स को, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को रैली कर रहा है, जैसे स्कूल्स, एजुकेशन कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, बैंक्स हो गए, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, प्राइवेट कंपनीज एटसेट्रा, so as these entities can take rigorous and immediate action to at least halve the global net zero carbon emissions by 2030. और जो G-FANS फर्म्स हैं, उनकी कमिटमेंट है कि भी नेट जीरो के जो टारगेट्स हमने अचीव करने हैं वो साइंटिफिकली बेस्ड एविडेंस, साइंटिफिकली बेस्ड गाइडलाइंस के आधार पे हम अचीव करेंगे, और एक मोबिलाइजेशन के थ्रू, जहां पे हम फंड्स को भी अच्छे तरीके से मोबिलाइज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पर कैपिटा कार्बन इमिशंस ग्लोबल पर्सपेक्टिव की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड एवरेज कितना है, 4.51। देखिए अब जापान को देखिए, अब चाइना को देखिए, रशिया, इवन यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया। तो कार्बन इमिशंस देखिए इंडिया की कितनी कम है उस मुकाबले में, 1.58। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इंडिया का रैंक 180 है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो अब समझ नहीं आता कि क्या हिसाब किताब उन्होंने करा होगा। लेकिन खैर इस एडिशन में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात नहीं करी गई है, उसको लेके हमने एडिटोरियल्स काफ़ी डिस्कस करे थे, राइट। सो यू कैन वेरी वेल सी कि जो हमारी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है, या पर कैपिटा जो कार्बन एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, वो बहुत बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल सिनारियो। फिर बात करेंगे क्लाइमेट फिनटेक की। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात। फिनटेक के बारे में हमने अभी पीछे योजना का भी पूरा जो मंथली मैगजीन थी वो हमने डिस्कस करी थी अप्रैल के महीने की। तो फिनटेक जैसे कि आपको पता है, पेटीएम हो गया है ना, पेटीएम है, गूगल पे है, ये फिनटेक कंपनीज हैं, क्रेड हो गया, फिनटेक कंपनीज हैं। क्लाइमेट फिनटेक सॉल्यूशंस यानी कि डिजिटल इनोवेशन, फॉर एग्जांपल ट्री कार्ड, स्ट्राइप, ट्रायोडोस बैंक, ये क्लाइमेट फिनटेक कंपनीज हैं। तो क्लाइमेट फिनटेक सॉल्यूशंस डिजिटल इनोवेशंस प्रोड्यूस करते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं और एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, जो कि असिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को इन सेविंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली वेज। तो थैंक्स टू क्लाइमेट फिनटेक कस्टमर्स जो हैं आज के टाइम पे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस मेक कर सकते हैं अपनी शॉपिंग डिसीजंस को लेके कि वो जो प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं क्या वो इको फ्रेंडली है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बात वहाँ पे आ जाती है।
दोस्तों उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन डेवलप मोर क्लाइमेट फोकस पोर्टफोलियोज फॉर देयर क्लाइंट्स, राइट। ग्रीन बॉन्ड्स की हमने बहुत बार बात करी है ना। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं वेदर डेंजर्स को। तो ये जो कंपनीज हैं क्लाइमेट फिनटेक कंपनीज है, कस्टमर्स को, बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स, ग्रीन फाइनेंसिंग के टुवर्ड्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के टुवर्ड्स, या अगर हम कस्टमर्स की बात करें, चलो कस्टमर्स नहीं भी इन्वॉल्व है ग्रीन फाइनेंसिंग के टुवर्ड्स, अगर वो सिर्फ एक इन्फॉर्म्ड शॉपिंग डिसीजन बनाना चाहते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो इको फ्रेंडली है कि नहीं, तो ये जो कुछ ऐसे क्लाइमेट फिनटेक कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो हेल्प करते हैं। इंडिया में अभी क्लाइमेट फिनटेक का इतना ज़्यादा इकोसिस्टम अभी पॉपुलर नहीं हुआ। फिनटेक की अगर बात करें उसका तो चलो कल्चर काफ़ी पॉपुलर हो गया, लेकिन क्लाइमेट फिनटेक भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एक मेथड है विच इज़ असिस्टिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन इको फ्रेंडली वेज। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ ऑब्वियसली वी हैव टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज ऑन अ वॉर फुटिंग, तो चाहे वो इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, वाटर है। अब देखिए, अब ये भी कहा जाता है कि अब राइजिंग सी लेवल्स के कारण पोलर आइस कैप्स मेल्ट कर रही हैं, कल को ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि फार्मिंग ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पॉसिबल ही ना हो पाए, ड्रॉट हो, पानी है ही नहीं यहाँ पे, और आर्कटिक सर्कल में अंटार्कटिका में खेती बाड़ी करी जा रही है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनफैक्ट होगी भी शायद आज से कुछ सालों के बाद। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज के चलते बात करी जाती है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को। तो जो क्रॉप यील्ड्स हैं वो भी धीरे धीरे बहुत डिक्लाइन कर रही हैं, प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इंड्यूस वाटर स्ट्रेस, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है। ठीक है जी, वी मस्ट पेव द वे द रोड फॉर क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड लिवेबल सिटीज, जहां पे हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वो काफी कम है। और अगर हम बात करें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, इंडिया इज अमंग्स द टॉप 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज। ठीक है जी, और अगर हमको अपनी अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करना है, अगर हमको थोड़ा और सीरियसली इसको लेना है, चाहे देखिए मैंने आपको अभी शुरू में भी बात बोली कि अच्छा मौका है इंडिया के पास टुवर्ड्स नेट जीरो, टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज टारगेट्स, एक लीडर बनने का फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो हमको अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को उस हिसाब से रीओरिएंट करना पड़ेगा, ताकि हम अपने एनवायरमेंटल टारगेट्स को मीट कर सकें। बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हमने जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है टुवर्ड्स 2030, बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हमने टुवर्ड्स 2030 भी अनाउंस करे हैं। तो उसको मीट करने के लिए चलो हमारे पास पॉलिटिकल विल है, बट उसके साथ के साथ हमको इस तरह के टारगेट्स को पीरियोडिकली रिवाइज करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे ढील नहीं छोड़नी है। चलिए फिर दोस्तों बात करेंगे सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स की। अगेन अ वेरी वेरी जेनरिक टॉपिक, अगेन अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, जहाँ पे ये टॉपिक बहुत बार हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट ये बहुत बार टॉपिक रिपीट होता रहता है, क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं फार्मर्स के लिए। अब हम ये जानते हैं, बात बहुत रेपिटेटिव सी बात लगी कि जो 86% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया वो स्मॉल और मार्जिनल लैंड ओनर्स हैं, लैंड होल्डर्स हैं, है ना। दे ओन जस्ट 47.3% ऑफ द क्रॉप एरिया, यानी कि जो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, यानी कि उनके पास जो ज़मीन है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन उनके पास होती है। लेकिन एक स्टडी ये बताती है कि जो छोटे फार्म्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, खास करके लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए या लाइफ स्टॉक रखने के लिए। लेकिन ये जो छोटी लैंड होल्डिंग्स है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, जो कि हमारे यहाँ पे 85% से ज़्यादा किसानों के पास है, ये ज़्यादा सफिशिएंट हाउस होल्ड इनकम जनरेट नहीं करते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके ऊपर बहुत कर्जा है, इतनी उनकी इनकम नहीं होती जितना उनके ऊपर कर्जा होता है। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स आर जनरली इकोनॉमिकली इम्पावरिश्ड, अर्निंग ओनली 39 to 40% ऑफ व्हाट द मीडियम लैंड होल्डर्स अर्न। तो मीडियम लैंड होल्डर्स यानी कि जिनकी जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, एनीवेयर बिटवीन 3 to 6 हेक्टेयर ऑफ जो ज़मीन उनके पास होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे एनएसएस के 77th राउंड 2019 की फाइंडिंग्स की। देखिए यहाँ पे, अब देखिए अगर हम देखिए एजुकेटेड आंसर, एक वेल इन्फॉर्म्ड आंसर, अगर आपको पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर थीम है, ऐसे एग्रीकल्चर के ऊपर, या किसी क्वेश्चन में थीम आपको एग्रीकल्चर के ऊपर पूछेगी जहाँ पे आपको फार्मर्स के कंसर्न्स के बारे, फार्मर्स के इश्यूज के बारे पूछा गया है, तो वहाँ पे देखिए आप ये बातें डायरेक्टली वहाँ पे कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 बातें अगर हमको याद रहेंगी तो हम कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमको ऐसे पूछा गया है, चाहे किसी और GS3 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये बातें आप नोट भी कर सकते हैं। तो 50% ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो है इंडिया में वो कर्जे के अंदर है, और एवरेज हाउस होल्ड का जो डेट है दैट इज इक्वल टू 60% ऑफ इट्स एनुअल इनकम। तो अगर एनुअल इनकम अगर किसी किसान की फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये है, तो उसके ऊपर कर्जा कितना है 60 रुपये का, तो उसके पास बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। तो उस पैसे में से कैसे वो अपनी फैमिली का पेट भर पाएगा। जो एनुअल इनकम है ऑफ अ फार्म हाउस होल्ड वॉज अराउंड अबाउट ₹1.23 लाख, राइट। तो यानी कि अगर हम साल की बात करें, पर मंथ की बात करें, तो ये तो 10,000 के आसपास ही बना। ठीक है, 10,000 रुपये में किसान अपने पूरी परिवार का कैसे पेट भर सकता है। और जो एवरेज डेट है किसान के ऊपर, तो वो अराउंड अबाउट 70,000 से भी ज़्यादा है। तो बचा कितना, तो यानी कि कुछ भी नहीं बचा फिर तो। द एवरेज साइज ऑफ द हाउस होल्ड ओनरशिप होल्डिंग हैज डिक्लाइंड
from 0.725 hectare in 2003 to 0.592 hectare in 2013 and further to 0.512 hectare in 2019। यानी कि चलो 85% से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो वैसे ही बहुत स्मॉल है। अब ये प्रोग्रेसिवली पिछले 20 सालों में जो साइज है, जो लैंड साइज है वो और रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए अब सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं टुवर्ड्स द फार्मर्स। अगर हम सिंस इंडिपेंडेंस की बात करें, देखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, दे एनविजन्ड वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर द लेबरर्स एंड द वर्कर्स जो कि इंगेज थे अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, तो चाहे वो फार्मिंग सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कोई भी सेक्टर में हो। अब आईएलओ की परिभाषा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो परिभाषा है सोशल सिक्योरिटी की, वो ये बताती है एज द प्रोटेक्शन दैट अ सोसाइटी और अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू द अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ठीक है जी। अब जो अर्लीस्ट इनैक्टमेंट थी इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर सोशल सिक्योरिटी की बात आती है वो थी ESIC एक्ट, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। लेकिन ये जो ECI एक्ट है यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप काफी सेंट्रल है, लेकिन फार्मिंग सेक्टर में तो ये नहीं आ सकता एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। बेशक फार्मिंग सेक्टर में भी जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़े लैंड होल्डर्स हैं, वो लैंडलेस लेबर्स को हायर करते हैं, लेकिन वहां पे ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं आता। तो इसके चलते अब सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं पिछले कुछ 15-20 सालों में, जो कि किसानों की सहायता करती है, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पहुंचाती है। तो फॉर एग्जांपल हम मनरेगा की बात करें, ठीक है, तो राइट टू वर्क की अगर हम बात करें तो खास करके जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको 100 दिन की गारंटी मिलती है, 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, जहां पे ये जो अडल्ट मेंबर्स हैं फैमिली के वो अनस्किल्ड मैनुअल काम कर सकते हैं। तो कुछ टाइम उन्होंने खेती बाड़ी कर ली, जब ऑफ सीजन है तो उन्होंने मनरेगा में कर लिया। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं जो मनरेगा में एनरोल होते हैं। ये एक डिमांड ड्रिवन मॉडल है जो कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रूरल हाउसहोल्ड्स को, खास करके उन किसानों को, उन किसान भाइयों को जिनके पास जमीन बहुत कम है या जो लैंडलेस लेबरर्स हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना की। सो दोस्तों ये एक यूनिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसका एम है कि पॉवर्टी को, गरीबी को रिड्यूस करना बाय इनेबलिंग पुअर हाउसहोल्ड्स के कैसे वो गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकते हैं। थोड़ा एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट यहाँ पे उनको डिवॉल्व करने की बात करी जा रही है और स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाहर सीख कर सकते हैं। तो मिशन का जो एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? एलिविएशन ऑफ रूरल पॉवर्टी बाय मोबिलाइजिंग द रूरल पुअर वुमेन इनटू द SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब इस मिशन के चलते 8 करोड़ से ज्यादा जो औरतें हैं दे हैव बीन मोबिलाइज्ड इनटू मोर देन 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और एज ऑन February 2022 दिस मिशन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन अराउंड अबाउट 6,800 ब्लॉक्स इन 707 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस ऑल 28 स्टेट्स एंड 6 UTs ऑफ इंडिया। फिर दोस्तों इसी स्कीम का दीनदयाल अंत्योदय योजना का एक कॉम्पोनेंट बनता है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और दी MKSP। अब जो वुमेन फार्मर्स हैं, काफी कंसिडरेबल नंबर ऑफ ये पॉपुलेशन जो है जो खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व है वो हमारी औरतें हैं। दे आर बीइंग एम्पावर्ड बाय मेकिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ताकि वो एक सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज अपने आप के लिए क्रिएट कर सकें। अगर वो एम्पावर्ड फील करेंगी, अपने आप के लिए डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाएंगी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर फार्मिंग दे डू, तो उनकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। एक एम्पावर्ड वुमेन इज गुड फॉर द होल फैमिली। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना हो, ठीक है, अपने बच्चों को एम्पावर करना हो, उनको आगे हायर एजुकेशन देनी हो, तो बहुत जरूरी है कि औरत का एम्पावर्ड होना। और वुमेन फार्मर्स जो हैं, चलो फार्मिंग तो वो कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा उनको और वहां पे फोकस किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा और तरह की स्किल्स एक्वायर करने में। तो किचन गार्डनिंग है, न्यूट्रिशन गार्डनिंग है, डेवलपमेंट ऑफ लो मिनिमम कॉस्ट डाइट विद हाई न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी है, ठीक है, लेटेस्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये सब चीजों में इनको असिस्ट किया जाएगा थ्रू दी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स। फिर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, PM किसान स्कीम की। बहुत बार न्यूज में इसको पढ़ते रहते हैं। अब ये जो स्कीम है इसका एम क्या है? टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फार्मर्स इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स टू इंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड अप्रोप्रिएट यील्ड। तो यानी कि यहाँ पे फार्म प्रोडक्टिविटी के ऊपर एम्फसाइज करा गया है, ठीक है जी। अब इसके चलते अब देखिए वैसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल तरीके बहुत ज़्यादा हैं, फार्मर्स चाहे तो बैंकों से लोन्स ले सकते हैं, पर बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो बैंक्स में से लोन नहीं उठाते, वो अभी भी लोन मनी लेंडर से उठाते हैं। अब इस स्कीम के चलते यहाँ पे कोशिश करी जाएगी कि जो फार्मर्स हैं, बिकॉज आपको पता है कि मनी लेंडर्स बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं फार्मर्स को, राइट, और फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा भी चढ़ जाता है। अब इस स्कीम के चलते इंकरेज करा जाएगा फार्मर्स को कि कैसे वो इंस्टीट्यूशनल तरीके से लोन उठा सकते हैं। वैसे तो सरकार भी सहायता करेगा, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे चलो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और दूसरी बात कैसे जो रिलायंस है
मनी लेंडर्स के ऊपर वो कम हो सकती है स्कीम के चलते। अब इस स्कीम के चलते जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ₹6,000 पर एनम वो प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल दी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री, और ये अमाउंट जो है ट्रांसफर करा जाएगा 3 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ ₹2,000 ईच। तो ज्यादा बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन चलो सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ सपोर्ट है जो कि किसानों को दी जा रही है, राइट। देखिए अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म देखने को कम मिलता है योजना की मैगजीन में। मे बी स्कीम को लेकर क्रिटिसिज्म हम किसी एडिटोरियल में पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार अपना वर्जन ले करती है, सरकार का जो स्टैंड है वो हमारे सामने आता है। तो अगेन मैं बात फिर रिपीट करूंगा, पहले भी कहा था, हमको हमारे आंसर में डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंस दोनों ही चाहिए। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की। अब ये स्कीम जो है ये प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय वे ऑफ पेंशन। अब देखिए, अब उनको तो कोई सरकार की तरफ से पेंशन नहीं आती कि आज वो काम करें तो उनके 60 साल की उम्र के बाद पेंशन आती रहेगी। अब चाहे वो 2,000 रुपये है, चाहे वो 3,000 रुपये, रकम तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है एटलीस्ट सरकार के द्वारा। देखिए सरकार ने कितने सारे लोगों का ख्याल रखना है, गरीबों की तो कमी नहीं है, इंडिया में बहुत गरीब हैं। अब तो ये बेशक 2,000-3,000 रुपये हमको लगेंगे कि क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ एक इनिशिएटिव सरकार के द्वारा भी जरूरी है जो कि गरीब भाइयों के लिए काम आ सके। तो यहाँ पे पेंशन की बात करेगी, बिकॉज हम जानते हैं कि मोर देन 85% ऑफ द फार्मर्स जो है वो स्मॉल, उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। तो मिनिमम फिक्स पेंशन 3,000 प्रति मंथ की यहाँ पे तय करी गई है। दिस विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जब वो 60 साल की 60 साल की एज अटेन कर लेंगे। ये स्कीम वॉलंटरी है और कॉन्ट्रीब्यूटरी है इन नेचर, जहां पे जो एंट्री एज है 18 से 40 साल की है। जो बेनिफिशियरी है, द बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट ₹100 पर मंथ एट एन एंट्री एज ऑफ 29 ईयर्स। ठीक है जी, इस स्कीम को 2019 में लॉन्च करा गया था। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे तो ये जो स्कीम है दोस्तों, ये भी अगेन सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे जब आप इन स्कीम्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं, जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये स्कीम्स को पढ़ना आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि ये स्कीम्स पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इन स्कीम्स के बारे में हमने ग्रंथ नहीं लिखने जाके एग्जाम्स में 500 शब्दों में, यहाँ से 2-3 बातें उठा के हम अगर वहाँ पे लिख के आ सकते हैं तो वो बात बहुत रिलेवेंट रहेगी। अगर ये फैक्चुअल चीजें हम वहाँ पे कोट कर सकेंगे तो हमारे आंसर्स में एक वैल्यू एडिशन होगा, हमारे आंसर और ज्यादा अच्छे लगेंगे, वील गेट मोर मार्क्स अगर ये बातें हम डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड रहेगी फार्मर्स को इन डिस्ट्रेस ड्यू टू लॉस और डैमेज टू द क्रॉप्स, अनसर्टनिटीज के कारण, नेचुरल कैलामिटीज के कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 36 करोड़ फार्मर्स हैव ऑलरेडी बीन इंश्योर्ड अंडर द स्कीम विद ओवर more than 1 lakh crore of claims which have already been paid as on 4th February 2022। तो किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो हीट वेव्स हैं, सुनामी आए, साइक्लोन्स आए, फ्लड्स आए, उनकी फसल खराब हो जाती है, तो उनकी जो क्रॉप्स हैं वो इंश्योर्ड है कि अगर ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, उनकी फसल खराब होती है तो वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, है ना। हम भी अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, फोन की इंश्योरेंस कराते हैं कि कल को डैमेज हो तो हम अपने इंश्योरेंस के जरिए हमारे पैसे कम लगेंगे क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो इस करके बहुत जरूरी है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी प्रोवाइड करी जाए। ठीक है जी, और अराउंड अबाउट 85% ऑफ द फार्मर्स एनरोल्ड अंडर इट आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो आंकड़ा है 85% का, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है कि कितने हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है 20,000 करोड़ की फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ब्लू इकोनॉमी की बात करें, फिशरीज की बात करें, उसको एम्पेटस देने की बहुत यहाँ पे बात करी जा रही है। हमारा टारगेट है 2025 तक कि $14 बिलियन जो हैं हम वो थ्रू फिशरीज एक्सपोर्ट्स अटेन कर सकें। ठीक है, तो बहुत जरूरी है फिशरी सेक्टर को भी सपोर्ट करना, है ना। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज की बात आ जाती है, तो वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो, पोल्ट्री सेक्टर हो, फिशरीज हो, उनको भी बहुत जरूरी है सपोर्ट करना। ठीक है, इसमें कुछ प्रोविजंस है फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द फिशर्स एंड द फिश फार्मर्स। अब इस कॉम्पोनेंट के चलते जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 4500 रुपये पर फिशरमैन प्रोवाइड किया जाएगा। दिस विल इंक्लूड 3,000 पर फिशर टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और जो 1500 है वो बेनिफिशियरी के द्वारा यानी कि फिशरमैन के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। चलिए दोस्तों, अगर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कैच द रेन। सो दोस्तों, नेशनल वाटर मिशन कैंपेन है ये कैच द रेन। स्लोगन क्या है? वेयर इट फॉल्स, जहां पे भी पानी फॉल करे, व्हेन इट फॉल्स उसको सेव करो, उसको कैप्चर करो, बिकॉज आने वाले समय में हम पढ़ते रहते हैं, बार बार ये बातें न्यूज़ में आती है कि 2030 तक जो सप्लाई है वाटर का वो कम हो जाएगा, लेकिन पानी पीने वाले जो लोग हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, तो ये समस्या आने वाली है। तो यहाँ पे इंकरेज करा जाएगा लोगों को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टेट्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, कि वो अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सके ताकि पानी को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, टू फैसिलिटेट दीज एक्टिविटीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को प्रमोट करने के लिए स्टेट्स हैव बीन रिक्वेस्टेड टू ओपन रेन सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में।
ठीक है जी। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड, द मॉनसून पीरियड, जो रेन सेंटर्स है दे विल हैव अ डेडिकेटेड मोबाइल फोन नंबर, और ये जो सेंटर है, रेन सेंटर है, ये एक तरह से टेक्निकल गाइडेंस सेंटर की तरह एक्ट करेगा टू ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट एज, और उनको सिखाएंगे कि कैसे रेन को हम कैच कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कैंपेन का पर्पस रहेगा, कैंपेन का ड्राइव रहेगा कि चेक डैम्स बनाने हैं, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाने हैं, डीसिल्टेशन ऑफ टैंक्स, डीसिल्टिंग ऑफ टैंक्स करना है, अननेसेसरी इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करना है। ठीक है। और इस तरह के जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस उनको रिमूव करना है जो कि बीच में अड़चन डाल सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को या रेन वाटर कैप्चर करने के लिए। ठीक है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को सेट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जन भागीदारी की बात आती है, यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बिना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना इस कैंपेन का कोई पर्पस नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर दोस्तों बात करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है आज का, ब्रिजिंग दी एक्सेसिबिलिटी गैप। सो दोस्तों यहाँ पे बात करी जाएगी, देखिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, हमको 10% 12% ये इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, फाइन। लेकिन 10-12% इकोनॉमिक ग्रोथ क्या गारंटी करती है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है? क्या गारंटी करता है कि हर किसी के पास नौकरी है? क्या गारंटी करता है कि हर कोई बच्चा पढ़ रहा है? ठीक है। अब वी हैव टू सी इकोनॉमिक ग्रोथ बियॉन्ड द नंबर्स। तो दो बातें यहाँ पे बहुत जरूरी है जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम $10 ट्रिलियन इकॉनमी है, $20 ट्रिलियन इकॉनमी है, लेकिन आने वाले समय में दो यार्डस्टिक्स मेजर करने बहुत जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ की। एक तो है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कि हम अपने वातावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं। देखो डेवलपमेंट होगा तो वातावरण को डिस्टॉर्शन होगा, वातावरण प्रदूषित डेफिनेटली होगा, लेकिन किस हद तक कर रहे हैं वो समझना जरूरी है। और इंक्लूसिवनेस, यानी कि क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? क्या हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रेस, कलर, व्हाटएवर इट इज, क्या हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है? और फोकस कहां पे होना चाहिए? अब इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाहे वो 10% है, 15% है, क्या लोग भूखे तो नहीं मर रहे हैं? लोगों के हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे हैं? लिविंग कंडीशंस कैसी हैं? क्या वो कम्युनल हार्मनी में रह रहे हैं? क्या उनके एजुकेशनल इंडिकेटर्स कैसे हैं? ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी प्रोवाइड करी जा रही हैं? तो सबका साथ सबका विकास की जैसे बात करी जाती है, तो डेवलपमेंट इंक्लूसिव और होलिस्टिक होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ अब यहां पे बात करते हैं इनोवेशन कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट को थोड़ा इंपेटस दे सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है। तो यहां पे अटल इनोवेशन मिशन आ जाता है, तो उसके चलते अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की यहां पे बात करी जाती है, जो कि स्पिरिट ऑफ इनोवेशन को इनकलकेट करने की बात करता है। देखिए सोसाइटी की बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, अब उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डील करना क्या उसका सोल्यूशन है? वो सोसाइटी के द्वारा ही सोल्यूशन आ सकता है। सिर्फ 2-3 लोग जो हैं अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर तो हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं छोड़ सकते हैं। सोसाइटी के अंदर से भी सोल्यूशन आना बहुत जरूरी है, ताकि सोसाइटी अपने आप के लिए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर कर सके, बेटर कर सके। ठीक है। जो ACIC है इनेबल करता है सिटीजंस को टू क्रिएट कटिंग एज इनोवेशन बाय ऑफरिंग सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी एरियाज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। स्पेशल एम्फेसिस कहां ले किया जाता है? जो Tier 2 या जो Tier 3 सिटीज़ हैं या जो अंडर डेवलपमेंट रीजन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की हो या अगर हम कश्मीर की बात करें, वहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस ले डाउन किया जाता है। ठीक है। और UNDP की प्रायोरिटी में भी आता है। सो इनफैक्ट UNDP और AIM अटल इनोवेशन मिशन जो है वो भी कोलैबोरेशन में काम करते हैं। और अल्टीमेटली जो मिशन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? पॉवर्टी इरेडिकेशन का। अब UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो UNDP इज ऑल्सो सपोर्टिंग ग्रेटर एक्सेस टू द नेशनल प्रोग्राम्स लाइक अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है। ताकि जो वल्नरेबल या मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उनके लाइवलीहुड्स को इंप्रूव किया जा सकता है। इन्होंने जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है वो 2019 में साइन किया था। पर्पस क्या है कि देखिए हम जॉब सीकर्स तो बहुत है इंडिया में, लेकिन जॉब क्रिएटर्स को क्रिएट करना है इनोवेशन के जरिए, चाहे वो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं चाहे वो अर्बन एंटरप्रेन्योर्स हैं। बिकॉज अभी हमने Tier 2 Tier 3 अंडर डेवलप्ड सिटीज़ की बात करी, तो हर मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बॉम्बे या पुणे या दिल्ली या गुरुग्राम के राउंड सिचुएटेड होनी चाहिए। तो Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में भी हमको इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना है, लीडरशिप क्रिएट करना है। रादर दैन हैविंग मोर जॉब सीकर्स वी हैव टू क्रिएट मोर जॉब क्रिएटर्स एज वेल। ठीक है। तो ये यहाँ पे UNDP और अटल इनोवेशन मिशन का कन्वर्जेंस आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ACIC के? ये ऑब्जेक्टिव है सोशल इनोवेशन, एम्पावरमेंट, कोऑपरेशन, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स, 5 ऑब्जेक्टिव्स आ गए। तो सोशल इनोवेशन की बात करें, यानी कि देखिए दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना कम्युनिटीज को इनोवेशन के जरिए, जहां पे सोसाइटी को, समाज को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है। और इनेबलिंग एवरी इंडिविजुअल टू आइडिएट, डिप्लॉय एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन। ठीक है। चाहे आपकी जितनी मर्जी पढ़ाई लिखाई हो,
चाहे आप 12वीं पास हैं, चाहे आप आईटी के पास आउट हैं, लेकिन आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे आप सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग इनोवेशन। बहुत बार बात करी जाती है हमारे यहाँ पे इनोवेशन की कमी है, R&D की कमी है ना। ऑल्दो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना बिल्ड नहीं हो पाया है। तो इस तरह का माहौल क्रिएट करना, कम्युनल हार्मनी हो, जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज, जो मर्जी आपका धर्म है, दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स इंडिजिनस नॉलेज, जो नेटिव नॉलेज है, जो कस्टमरी नॉलेज है। फिर एम्पावरमेंट की बात करें तो इनेबलिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेग्राउंड फॉर द नेचुरली इनोवेटिव इंडियन माइंडसेट। ठीक है, तो ऐसे कमर्शियल आइडियाज जो स्टार्टअप्स के थ्रू प्रमोट करे जाते हैं, जो कि रेलेवेंट बिजनेस ऑफरिंग्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, मेंटरिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आ जाती हैं, ट्रेन करना कि कैसे स्पेशल एक्सपर्टीज लोगों को मिल सकती है सेलेक्ट एरियाज में। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत कोलैबोरेशन आ जाता है। अब देखिए जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, रूरल स्टार्टअप्स हैं, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं, राइट, हर कोई तो पेटीएम जैसा लेवल्स तो नहीं अचीव करता है ना। तो बाकी ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो इनकी सहायता कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि जब इनोवेशन की बात आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्रिएटिंग अप्रोच नहीं, प्रॉब्लम्स तो 100 हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को हमने ट्रबल शूट कैसे करना है, वो अप्रोच हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स का कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वो स्पिरिट इनकलकेट करना कम्युनिटीज के अंदर भी बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों कोऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे मेंटर इंडिया की बात आ जाती है। मेंटर इंडिया एक स्ट्रेटेजिक नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम है जहाँ पे इंगेज किया जाता है लीडर्स को, जो कि आगे और लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को मेंटर कर सकते हैं, स्टार्टअप्स को मेंटर कर सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस द इंडिया अंडर द प्रोग्राम्स ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। तो इंडस्ट्री है, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे आप सरकारी कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, तो लीडर्स तो यहाँ पे भी हैं। तो कैसे वो बच्चों की मदद कर सकते हैं, ये नहीं कि वो सिर्फ IIT या IIM पास आउट है, जिस मर्जी कॉलेज के हो, उनकी बस इच्छा है कि वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो और जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। अगर एक स्टार्टअप जाके 50 लोगों को हायर करता है, देखिए कितना रोजगार जनरेट होता है। पर इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, मेंटरशिप बहुत जरूरी है। नॉट एवरीबडी हु वांट्स टू हैव अ स्टार्टअप इज एबल टू डू एन MBA प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो लीडर्स हैं मेंटर इंडिया प्रोग्राम के चलते इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो ITIs में से या पॉलिटेक्निक कॉलेज में से अपने स्किल्स को टैप इन कर सकते हैं, स्किल्स को पोर्ट्रे कर सकते हैं, जिससे फर्दर हम इंडिया के MSME सेक्टर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के चलते, मेक इन इंडिया के चलते, मैन्युफैक्चरिंग को जो इंपेटस देने की बात हो रही है कि 25 की हमारी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द GDP, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द GDP वो 25%। तो उसके लिए हमको एक वर्कफोर्स चाहिए जो कि स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो कि इस MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में काम कर सकते हैं। फिर इंक्लूसिविटी की बात आती है, यानी कि ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू इनोवेट, आइडिएट एंड डिजाइन इंपैक्टफुल सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच की बात आ जाती है इनोवेशन के जरिए। ठीक है, ताकि हर किसी को मौका मिल सके इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर एंड सोशल हायरार्की। ठीक है, लोकलाइज सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करने की बात करी गई है, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे क्रिएट करने की बात करी गई है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करी गई है। ठीक है, तो इंक्लूसिविटी की बात यहाँ पे आ जाती है। और अंत में दोस्तों सस्टेनेबिलिटी की बात आती है। तो यहां पे दोस्तों बात आती है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटीज इन इवॉल्विंग द न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ऐसा लोकल, नेशनल और ग्लोबल सिनर्जी क्रिएट करना विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वड इन द इकोसिस्टम। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हैं उसको मोबिलाइज करके, चैनलाइज करके, पार्टनरिंग दैट विद द प्राइवेट प्लेयर्स, कैसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अगेन स्टार्टअप्स हैं या जो भी हमारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करें, नेट जीरो की बात करें, बहुत सारे स्टार्टअप्स की बात करें, उनको फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पीरियोडिक फंडिंग की ज़रूरत है। तो ये सब जो आइडियाज़ हैं, ये जो सारा का सारा इकोसिस्टम है, इवन अगर इनोवेशन की भी बात करें तो उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सस्टेनेबिलिटी के चलते वी विल एम फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फैसिलिटेशन विद द लोकल इंडस्ट्रियल पार्टनर्स टू इंश्योर लॉन्ग टर्म गेन्स फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड। चलिए दोस्तों, ये था हमारा योजना का लेक्चर। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के वीडियोस आपके सामने आ गए। बाकी दोस्तों, जैसे मैंने पार्ट 1 में कोर्सेज के बारे में आपको मेंशन किया था, तो जस्ट पासिंग इन्फॉर्मेशन इन कोर्सेज के बारे, यदि आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यदि हमारे इन कोर्सेज को आप अवेल्स करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं और आपको पूरी मदद करी जाएगी। सो दोस्तों, ये था हमारा योजना का इनिशिएटिव। दोस्तों, बाकी योजना का एक ही वीडियो आया करेगा, पार्ट्स को मर्ज कर दिया करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।